कल वाला मॉड्यूल निकाल लो साथ में, जो मॉड्यूल आपको मिला है। वॉइस क्लियर है मेरी? और कोई तो? यस, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है बेटा आप लोगों को? ओके, स्नेहा ने यस बोला है। बाकी और किसी को आवाज में कोई इशू है? विजेंद्र, रिदम, आप लोगों को वॉइस में कोई इशू है? मोक्ष, राइट, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ हमारे 4 लेक्चर्स हुए हैं, शायद अभी तक 4 या 5 हुए होंगे। इसमें बेसिकली हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में साइंटिस्टों के नेम्स के बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की डिटेलिंग, पिगमेंट्स के बाद हम लोगों ने कुछ फिनोमिनन्स देखे थे। फिनोमिनन्स में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, एक्शन स्पेक्ट्रम था, फिर और क्या था? स्पेक्ट्रम्स के बाद हम लोगों ने कुछ इमर्शन के एनहांसमेंट इफेक्ट या फिर रेड ड्रॉप फिनोमिनन, उनके बारे में बात करी थी, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़े थे जिसमें हमने फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में बात की। सिस्टम डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव किए थे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जो कि लाइट रिएक्शन के टाइप्स हैं, उसको डिस्कस किया था। उसमें ये बताया था कि किस तरीके से इस साल एक पर्टिकुलर स्टेप पे क्वेश्चन बना है।
वो स्टेप वाइज क्वेश्चन फोन में है मेरे पास, बता देता आपको। एक्चुअली उसमें ये पूछा गया था कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है 4 ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट है, राइट? तो उसमें एक ऑप्शन था आपका प्लास्टोक्विनोन 2। एफ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स है? एफडी या एफईएस ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है। यस, वो एक एक्चुअली क्वेश्चन था कि सही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां होती है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन, 20 का सॉरी 2020 का फर्स्ट नीट पेपर। इस बार भी 2 नीट के पेपर हुए हैं। पहला पेपर जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, और उसके बाद 14 अक्टूबर को शायद वापस से हुआ, जो कि उड़ीसा स्टेट में हुआ था और कुछ और लोकेशन पे हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए थे कोविड की वजह से। यस, तो दे गॉट दैट ऑप्शन कि आप वापस से अटेम्प्ट कर सको पेपर। तो वो पेपर अभी तक मैंने मार्केट में देखा नहीं है प्रिंटेड फॉर्मेट में, या फिर ऑनलाइन मैं ढूंढता हूँ उसको मिल जाएगा वो, राइट? पेपर सेम तो नहीं था, पर पेपर ये जरूर सुना था कि फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब अगर फर्स्ट से सेकंड अगर डिफिकल्ट आया है तो इसका मतलब ये क्लैरिटी तो हो गई एनटीए वालों को कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को 2021 में पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट है। आप तो अटेम्प्ट करोगे 2022 बैच, राइट? तो 2022 तक कोविड जो है वो पास हो चुका होगा, बहुत पुराना पास्ट मान के चलो। So you have to be very precisely ready for your targets। आप क्या टारगेट सेट करते हो उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं वो पूरी करेंगे, गाइडेंस हमारी तरफ से पूरा रहेगा, राइट? फिर उसके बाद लाइट रिएक्शंस खत्म करी थी, उसके बाद हमने डार्क रिएक्शंस डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें कि हमने C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन नाम था, उनको नोबेल प्राइज मिला था। मेल्विन केल्विन की साइकिल के बाद C3 साइकिल के बाद हम लोगों ने C4 साइकिल डिस्कस किया। पर C4 साइकिल डिस्कस करने के पहले मैंने एक फिनोमेनन डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी। याद है कुछ? क्रांस एनाटॉमी मैंने क्या बताया था? यस, क्रांस एनाटॉमी कौन बताएगा? एनीवन? कोई घर से बैठ के भी बता सकता है माइक ऑन करके। क्रांस एनाटॉमी क्या होता है? Bundle sheet cells have agranule chloroplast, right? Answer is right। क्या होता है? देखिए, आप अभी क्लास 11th में हो, आपकी 11th शुरू हुई, और शुरू होने पे जो आपको एक्चुअल 11th का फील आना चाहिए, कैसा फील? पेन, रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या? बहुत ज्यादा दुख, ठीक है, यू आर फीलिंग रिमोर्स, ठीक है? इतना ज्यादा दुख मिलता है कि मैंने साइंस लिया क्यों? वो सारे पेन आपको लगे ही नहीं, ठीक है? वो सारे पेन आपको नहीं लगे बिकॉज आप स्कूल नहीं गए, आप कोचिंग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड भी कर रहे हो, तो इट्स जस्ट बिकॉज कि यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडीज, दैट्स इट। आपका टारगेट शायद आपको अभी भी क्लियर नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो फैक्टर्स थे ना, ये क्या हो गए आपकी लाइफ के, हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो 11th में पिंच लग जानी चाहिए थी, जो एक धक्का लग जाना चाहिए था, कैसा वाला? मैंने स्कूल में एग्जाम दी, 25 मार्क्स का टेस्ट पेपर था, मंथली टेस्ट पेपर था, उसमें मेरे 5 मार्क्स भी नहीं आए। फिजिक्स में मेरे को कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री में कुछ भी मैं रट के चला गया और मैं लिखाया, मार्क्स आ गए, बायो में भी मार्क्स आ गए। पर जब मैं रिवीजन करने बैठता हूँ या फिर अभी तक जो पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, तो सब कुछ बाउंस हो जाता है। ये रियलाइजेशन शायद आपको
जैसे ही स्कूल्स चालू होंगे और स्कूल्स में अगर क्लासेस लगती हैं और आप उस रूटीन में आके और फिर क्लासेस अटेंड करते हो एंड देन यू ट्राई टू रीएडजस्ट योर टारगेट, तब लगेगा बहुत बड़ा धक्का। पर उस धक्के को कोशिश करना कि धीरे से लगे, फील ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जो कि आप हैंडल कर सकते हो उतना स्ट्रेस आपको लेना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप 12th में आ जाओगे तो 12th का सिलेबस तो छोटा है पर सारा का सारा एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे तो 12th में दिक्कत होनी है। कोई सा भी चैप्टर उठा लेंगे, आपका अगर बायोमॉलिक्यूल्स अच्छा नहीं होगा, सेल बायोलॉजी अच्छा नहीं होगा, टिश्यू अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगी, होगी, पर रिलेटिवली 12th का सिलेबस इजी। कैसा है? इजी है, छोटा भी है और इजी भी है, राइट? उसमें क्या है, बायो में इकोलॉजी वाला पोर्शन अगर आप बहुत अच्छे से रट सकते हो, मगी अगर वो कर लिया, वेल एंड गुड, बोर्ड्स के लिए भी अच्छा है और नीट के लिए भी अच्छा है। पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो पूरा कॉन्सेप्ट पे चलता है। जेनेटिक्स हो गया, या फिर आपका जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हो, या फिर ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर हो गया, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट्स है। आप कितनी चीजें याद रखोगे, क्योंकि वैसे ही आपने 7 या 8 चैप्टर तो आपने फिजियोलॉजी के पहले ही पढ़ लिए 11th। अभी तो वही आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। अभी आपको पता है 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट वाले बाकी हैं आपके, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलर क्लासेस में पढ़ाने में 1 महीना लगता है, इट टेक्स 1 मंथ। और स्कूल में वो 3 लेक्चर्स में उड़ा देते हैं। कुछ स्कूल वाले तो क्या करते हैं, दे विल गिव यू असाइनमेंट, एंजॉय। एनीवेज, क्या बोल रहे हो मोक्ष? मैं जो चैप्टर कराऊंगा उनके नाम क्या क्या है, तो आप एब्सेंट हो जाओगे ऐसा? अभी तो मैं एक चैप्टर पढ़ाया मैंने अभी तो, फोटोसिंथेसिस, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर लूंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद देखते हैं, बताता हूं मैं क्या चैप्टर पढ़ाऊंगा, राइट? अगर कोई टेंशन हो तो मुझसे पर्सनली आके मिल लेना। प्लांट फिजियोलॉजी के जो नहीं करवाओगे वो क्या करना है, तो मैं नहीं करवाऊंगा तो कोई और करवाएगा तो कोई दिक्कत? कहना क्या चाहते हो मोक्ष? मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही उसके he has something in his mind। मोक्ष बोलना क्या चाह रहे हो बेटा? ओके, 12th की बात अलग है बेटा, अभी 11th की देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो धक्के आपको लगने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं, क्योंकि आप अभी तक रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स सर, ठीक है? पेपर ऑनलाइन हो या मुझे when we will start biomolecule, चलो biomolecule start करें। सर मोक्ष बोलो सर, आप कह रहे थे ना कि प्लांट फिजियोलॉजी के वो 2 चैप्टर्स नहीं करवाऊंगा मैं, वो जो सीबीएसई में नहीं है वो वाले, आप सर कौन से कह रहे थे? हाँ, तो वो 12th में करवाएंगे ना बेटा, मिनरल न्यूट्रिशन है और वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है बेटा, वो तो बहुत लड्डू चैप्टर है। एक्स्ट्रा पर वो लड्डू चैप्टर में भी आपकी बैंड कैसे बजाते हैं वो भी बता सकता हूँ, कैसे बैंड बजाएंगे वो लोग। सर किसी दिन एक्स्ट्रा सर, अभी पहले 11th का सिलेबस अपन खत्म कर लेते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हार्डली कुछ 5 या 6 लेक्चर्स के हैं, दोनों चैप्टर्स मिला के, ठीक है? क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है नाइट्रोजन साइकिल,
और उसके बाद चीजें सारी रटने वाली है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है सिर्फ वो बता दूंगा। उस चैप्टर में पढ़ना कुछ नहीं, नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से समझना है कि होती क्या स्टेप्स है। प्लांट वाटर प्लांट रिलेशंस वाला जो चैप्टर है उसमें ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। ऑस्मोसिस को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्वेश्चन नहीं बन पाते बच्चों के, क्योंकि ऑस्मोसिस को समझाने के लिए 4 अलग-अलग डेफिनेशंस यूज की गई या 4 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए। वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में एकदम बिल्कुल मिक्सचर करके डाल दिए, क्लैरिटी नहीं दी गई। उसी में वी विल डिस्कस विद क्लैरिटी, ठीक है। वो चैप्टर भी अच्छा है। एक्स्ट्रा क्लास अभी हम लगाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको सर से बात करनी पड़ेगी, पर अभी पहले जो है, अभी जो सामने अपने पास जो चैप्टर है पहले उसको आगे खत्म कर लेते हैं आज के दिन में, राइट। C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल पढ़ा। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो मेरी लगेगी उसमें बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हारे को इतने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं, तुम्हारी दिमाग के जितने जो ब्लॉक्ड ट्यूब्यूल्स है ना, कैपिलरीज बोलते हो जिनको, और जो नर्व एंडिंग्स जो फायर नहीं कर रही थी किसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, वो सारे खोल देंगे। और फिर उसके बाद ऐसी फायरिंग होगी कि समझनी पड़ेगी कि सर हो क्या रहा है, क्योंकि उसके बाद जब क्वेश्चंस बनेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। एनीवेज, बायोमोलिक्यूल एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि सेल बायोलॉजी में भी काफी कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहता है, उसी के बेसिस पे बनता है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाए उसका कोई इशू नहीं सर। इन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या टाइम से, क्योंकि चैप्टर्स तो बहुत है बायो में और बाकी सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक बार बल्कि इससे से डिस्कस कर लेना, एंड देन वी कैन मैनेज आउट क्या होता है कैसे होता है। सर क्योंकि मेरे हिसाब से बायो की तो क्लासेस ज्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स डबल हैं बाकी सब्जेक्ट्स। वो चैप्टर्स कैंसिल है, उसको पढ़ना नहीं है अभी 11 बस एग्जाम में भी नहीं है। नीट में आएंगे ना, नीट की टेंशन क्यों ले रही हो, नीट के लिए भी हैव टाइम, ठीक है। नीट के लिए वी हैव टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले 11 का सिलेबस जो प्रॉपर वाला है फिर उसको खत्म करना है, ठीक है। चलिए, C3 साइकिल और C4 साइकिल में किसी को कोई डाउट है? क्रैंस एनाटॉमी में भी डिस्कस के मेसोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीथ सेल्स में भी क्या होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो भी कैसा वाला, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हमने C3 साइकिल और C4 साइकिल में ये भी बता दिया था कि C4 साइकिल क्यों बेटर है एज कंपेयर्ड टू C3 साइकिल, ठीक है। एक तो क्या है, वो हाई टेम्परेचर कंडीशंस में पाया जाता है, उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, एवोल्यूशनरी वो डेवलप्ड है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स है। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो एग्जांपल है, कौन सा वाला, पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, उसकी एफिनिटी CO2 की तरफ ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है। कि पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को के बीच में एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है CO2 की, तो उसमें पेप कार्बोक्सिलेज आता है। एनसीईआरटी में भी जब आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि पेप कार्बोक्सिलेज की एफिनिटी CO2 के पास ज्यादा है, तो CO2 जो है वो किसको, जो C3 वाला जो पार्ट है किसमें, बंडल शीथ सेल्स में, उसको बहुत वो रैपिडली सप्लाई कर देता है CO2। इसके कारण फोटो रेस्पिरेशन का इफेक्ट C4 साइकिल में नहीं पाया जाता, ये C4 प्लांट्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। यहां तक तो थी बात किसकी, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स की। मैंने आपको एक्सेप्शन भी लिखा है कि मोस्टली जो मोनोकॉट्स होते हैं या ग्रासेस होती हैं उसमें C4 साइकिल पाया जाता है, पर व्हीट और बार्ली में C3 साइकिल होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हीट की भी 2 मेजर वैरायटीज इंडिया में उगाई जाती है। कैसी वैरायटीज, एनवायरमेंटल वैरायटी, ठीक है। एक जो अभी ठंड में व्हीट लगा है, कहां पे, पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पे ठंड बहुत पड़ेगी। अभी जो सो हो गया, फिर उसके बाद जो कूल टेम्परेचर है, और उसके बाद जब वो फेब और मार्च में जब कटेगा तो वहां का व्हीट अलग हो जाता है, ये वाला वैरायटी व्हीट अलग हो जाता है। और जो एमपी रीजन और डाउन साउथ, सेंट्रल से लेके डाउन साउथ तरफ जो व्हीट उगता है उसकी वैरायटी में थोड़ा सा, क्योंकि वहां उतना टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, तो ये व्हीट की भी वैरायटीज और टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण वर्कआउट होते हैं, ठीक है।
आगे जो हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना है, ग्रासिलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको कैम पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम पाथवे, ग्रासिलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर नीट में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ग्रासिलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था ओलियरी, रूहानी एंड ब्लैक। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रासिलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे को डिस्कवर किया था। और इसमें कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं? तो इसमें ग्रासिलेसी फैमिली के प्लांट्स आते हैं। एग्जांपल ओपुन्शिया, आप बचपन से सुनते आ रहे हो, ओपुन्शिया, पाइनएप्पल, अगावे, एलोवेरा, राइट? ओपुन्शिया नहीं पता? ओपुन्शिया नहीं पता? नहीं पता? कैक्टस, अच्छा देखो, ये जो झटके जो लगने चाहिए थे तुम्हें स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो तुम्हें नहीं लगे हैं। ओपुन्शिया, पाइनएप्पल, अगावे, गुआवा नहीं, अगावे इज अ प्लांट जो कि यूज होता है टू मेक टेकीला। ठीक है, अब तुम्हें इससे याद रह जाएगा। अगावे प्लांट जो होता है वो बीच में एक बड़ा सा राउंड सा स्टेम होता है और उससे ही पॉइंटेड बड़ी बड़ी लीव्स निकलती है, मतलब वो बहुत बड़ा सा ऐसा होता है। आप खड़े भी होगे तो आपकी हाइट से ऊपर जाएगी उसकी लीव्स, ऐसा ट्री टाइप नहीं होता। लीव्स बड़ी बड़ी होती है और पॉइंटेड होती है, शार्प होती है। अगर वो लीव्स आप चलते चलते अगर आप लग जाएगा तो यू कैन गेट अ इंसिजन, आपको कट लग सकता है। और अगावे जो ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर, अगावे जो है एज अ डेकोरेटिव प्लांट के नाम से ग्रो किया जाता है, उसका कोई यूज नहीं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में टेकीला का मैन्युफैक्चर नहीं है, राइट? टेकीला का मैन्युफैक्चरिंग मेक्सिको में होता है, साउथ अमेरिका में काफी फेमस है, राइट? यहाँ पे हमारे जानकार जो है उनको सारी चीजें पता है, मोक्ष महाजन को भी पता है, सॉरी आपको भी पता है, यस, ये सब जानकारी आप लोगों को रहती है, सब्जेक्ट की जानकारी थोड़ी कम, ठीक है? जनरल नॉलेज अच्छा है क्योंकि जनरल नॉलेज की एग्जाम नहीं, ठीक है? जिस चीज की तुम्हारे लिए एग्जाम रख दी जाए वो तुम्हारे लिए खतरा। इसका एक बेटर क्वेश्चन होता है क्या, आपको जो बेस्ट लगता हो वो बता दो, जिसके बारे में सब पता हो, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो वो बता दो, उसकी एग्जाम ले लेंगे। और जैसे ही बोला कि इसकी एग्जाम ले लेंगे फिर ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा। हाँ नहीं, जो आता है उसकी एग्जाम नहीं, कुछ भी टॉपिक उठा लो, जिसकी भी एग्जाम उसको बोल दिया जाए कि जैसे क्रिकेट में तुम्हें पूरी हिस्ट्री पता है और तुमसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी एग्जाम रख दे क्या, क्रिकेट की जैसे ही एग्जाम रखेंगे ना तब प्रेशर आ जाता है। वर्ड एग्जाम गिव्स यू द प्रेशर। अब मेरी आज एसएसटी में हिस्ट्री की एग्जाम नहीं होगी, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री पढ़ने में, और जब तक हिस्ट्री की एग्जाम है सबसे बेकार, तो याद करना पड़ेगा, राइट? दिस इज द माइंड हु प्लेज दिस गेम, ठीक है? अभी तो मैं फील नहीं आ रहा है, बाद में पता चलेगा।
सो एग्जांपल्स हैं, लेट्स डिस्कस द कैम पाथवे। ये कैम होता क्या है और इसमें क्या स्पेशल चीज होती है। देखिए, जो क्रैसुलेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए लिखे यहाँ पे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, स्टोमेटा पता है किसी को क्या होता है? देखो, प्लांट का वो पार्ट या वो टाइनी स्ट्रक्चर जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो होता है स्टोमेटा। जो मेजर पाया जाता है लीव्स में, पहली बात, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन में स्टेम में भी पाया जाता है, ठीक है, रूट्स में नहीं पाया जाता है, राइट। लेंटिसेल्स अलग चीज हो जाती है। इसमें एक्सेप्शनल कैटेगरी बोल रहा हूँ ना, एक्सेप्शन में सब होता है। स्टोमेटा आपने इतना तो सुना होगा, गार्ड सेल्स कवर करके रखते हैं, जब गार्ड सेल्स फूल जाते हैं तो वो ओपन हो जाता है, वापस श्रिंक हो जाएंगे तो क्लोज होता है। इसकी भी थ्योरी है, किसमें? प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर में इसकी भी थ्योरी है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे। स्टोमेटा ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है, पर उसके लिए प्रॉपर पाथवे, ठीक है। काफी सारी थ्योरीज प्रपोज की गई थी, पर फाइनल जो थ्योरी एक्सेप्ट की गई है वो पोटेशियम थ्योरी, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टोमेटा किसमें? कैम प्लांट्स में ओपन्स एट नाइट। एक तो ये सारे प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? हाई टेम्परेचर रीजन में, ड्राई कंडीशन में पाए जा रहे हैं। तो बेसिकली इनमें सिचुएशन क्या है कि इनके स्टोमेटा रात में ओपन हो, और रात में ओपन हो रहा है मतलब क्या? गैस एक्सचेंज रात में ही हो पाएगा, दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो आप जो C3 और C4 साइकिल डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीजें क्या रात में होगी? पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो स्टेप पे रिएक्शन होती है। कैसे? दो स्टेप पे रिएक्शन होती है। पहली बात होता इसमें भी C4 साइकिल ही है, क्या होता है? C4 साइकिल हैपेंस, बट Grann's anatomy absent रहती है। क्या होता है? Right? C4 cycle happens, but Grann's anatomy is absent. दूसरा पॉइंट, enzymes of C3 and C4 cycle are present in mesophyll cells. सेल्स कौन से? मेसोफिल सेल्स में ही क्या पाए जाते हैं? किसके एंजाइम्स? C3 और C4 साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो मेसोफिल सेल्स में ही पाए जाते हैं। तो इसमें तुम्हारा डाउट नहीं आएगा कि बंडल शीट सेल्स क्या कर रहा है, कि बंडल शीट सेल्स में तो C3 साइकिल होती है, मेसोफिल में C4 साइकिल होती है। अब आपको यहाँ पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि C4 और C3 दोनों ही कहां हो रही है? मेसोफिल सेल्स के अंदर ही हो रही है। क्या ये बात क्लियर है? राइट, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। नोट डाउन कर लिए क्या आप लोगों ने ऑनलाइन? मैं बोलते भी जा रहा हूं और लिखते भी जा रहा हूं, पैरेलल या वर्क करिए। ये क्या है? प्लांट्स के, ठीक है, क्योंकि क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म और क्रैसुलेसी फैमिली में ही ये चीज पाई जा रही है। अब देखिए,
तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 2 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। कैसे? 2 स्टेप। स्टेप 1, ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होगा? गैस एक्सचेंज हो पाएगा क्योंकि स्टोमेटा रात में ही ओपन हुआ है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एसिडिफिकेशन की प्रोसेस होती है। क्या होता है? एसिडिफिकेशन की प्रोसेस होती है। मतलब ये होता है एसिड का फॉर्मेशन। क्या बनता है? एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, राइट। अब कैम पाथवे में ये बात बोली गई, अभी बोला मैंने, मतलब मैंने बोला है, मैंने डिस्कवर नहीं किया है, जो लिखा हुआ है मैं वही बोलूं। C4 जो साइकिल होती है वो पहले होगी। क्यों? अगर C4 पाथवे है तो C4 साइकिल पहले होगी, फिर C3 होगी, ठीक है। तो CO2 जो आ रही है अंदर, उसको तो पेप कार्बोक्सिलेज सबसे पहले कलेक्ट करेगा। तो वो रिएक्शन कैसे चल रही थी? देखिए, PEP, ये क्या था? फॉस्फोरस पाइरुवेट। ये किसमें कन्वर्ट हुआ था बेटा? CO2 आई थी, लॉक हुई थी, किसमें कन्वर्ट हुई थी? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट 4 कार्बन स्टेबल कंपाउंड, इसी के नाम से C4 साइकिल बोली थी, राइट। अब यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में? मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? मैलिक एसिड, ठीक है। अब मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया जाता है किसमें? मेसोफिल सेल्स में स्टोर करके छोड़। तो जितनी कोशिश हो सके वो प्लांट रात में क्या करता है? एसिडिफिकेशन की रिएक्शन करता है, ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड? मैलिक एसिड के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? मैलिक एसिड के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करता हूं उसमें। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऐड करके बता रहा हूं बेटा, वो है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि इसी प्रोसेस से रिलेटेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। होता क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए भी शुगर को, आप या तो शुगर की आप बोलते हो कि शुगर की कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट बनेगी तो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। किसी भी सॉल्ट या सब्स्टिट्यूट सॉल्यूट की अगर कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट बनती है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा। पर प्लांट में जब थ्योरीज प्रपोज की गई और उसको प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश की गई तो वो चीज गलत है। हुआ क्या, साइंटिस्टों को ये फाइनली एक पर्टिकुलर थ्योरी पे वो आए, क्या आए कि जब भी शुगर ब्रेक होगी तो शुगर ब्रेक होती है कहां तक? पायरुविक एसिड तक ब्रेक हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड तक आ गई, आ सकती है, ठीक है। फॉस्फोन और पायरुवेट पे भी अपन रोक सकते हैं, फॉस्फोन और पायरुवेट पे रोक सकते हैं, इसी के पहले वाला तो स्टेप था ना, फॉस्फोन और पायरुवेट वहीं पे तो था ना,
पहले तो पायरुविक एसिड बना, एटीपी निकला। क्या होता है, एसिड की प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि वो मैलिक एसिड बना दिया जाता है। पायरुविक से मैलिक ओ क्रेब्स साइकिल के थ्रू बना सकते हो, जो हमने C4 साइकिल में क्रेब्स साइकिल। C4 सारे एंजाइम्स सुना अवेलेबल रहेंगे ना, C4 में पेप कार्बोक्सिलेज की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। क्या सारे प्लांट्स में पेप कार्बोक्सिलेज अवेलेबल है, C3 प्लांट्स में नहीं है? तब मेरा डाउट, मेरा जो पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो गलत हो जाएगा, मैंने गलत पढ़ा दिया फिर ऐसे, राइट? डाउट है ना, डाउट क्लियर हो गया ना, राइट? तो पायरुविक एसिड को मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर पेप साइकिल के थ्रू कर सकते हो ना भाई। ऑक्सलो एसिटिक एसिड के पहले तो मैलिक एसिड बनता है ना, मैलिक एसिड के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया तो एसिड है अभी। अगर इसमें से H+ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मैलेट हो जाएगा। अब ये जो मैलिक एसिड होता है ये किससे इंटरेक्ट करता है, बेसिकली पोटेशियम से, और पोटेशियम मैलेट बनाता है। क्या होता है, सॉल्ट बन गया पोटेशियम मैलेट। अब होता क्या है कि आप सोचते हो कि H+ की मूवमेंट नहीं, H+ की मूवमेंट से वाटर मूवमेंट नहीं होता, एसिडिटी डिफरेंस से कभी वाटर मूवमेंट नहीं होगा। क्या आप pH पे डिफरेंस कर दो और वाटर मूव हो जाए? नहीं, आपको एक हेवी एलिमेंट चाहिए, सोडियम या पोटेशियम जैसे। यस, तो पोटेशियम जो होता है, जो पोटेशियम मैलेट है, तो K+ मूव्स इनटू किसके अंदर, गार्ड सेल्स। किसमें मूव करेगा पोटेशियम, गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा। कहां से, जो गार्ड सेल्स के पास जो सब्सिडियरी सेल्स होते हैं वहां से कहां मूव करेगा पोटेशियम, गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा। अब गार्ड सेल्स में क्या हो गया, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वाटर कंसंट्रेशन वहां कम हो जाता है, और पानी क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल तरफ रहा, अंदर गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा। गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, टर्जिड या टाइट हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो जो थ्योरी स्टोमेटा ओपनिंग के लिए फाइनली एक्सेप्टेबल है वो कौन सी है, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं छोटा सा, K+ थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, K+ थ्योरी या पोटेशियम थ्योरी। ठीक है, क्योंकि ये बात अभी मैलिक एसिड से रिलेटेड चीजें चल रही थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की थ्योरी भी बता दी। ये प्लांट वाटर रिलेशंस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, पर चीज क्योंकि रिलेटेड थी, कनेक्टिंग लग रही थी मुझे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वहां पे फिर से डिस्कस करेंगे, मैं पूछूंगा, मैं अगर वही चैप्टर पढ़ाऊंगा बाद में तो मैं पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये। ठीक है, हाँ मूवमेंट होगी ना, तो पॉजिटिव अगर अंदर जाएगा तो अंदर से भी तो पॉजिटिव बाहर आएगा ना, पॉजिटिव आयन की मूवमेंट तो बैलेंस करनी पड़ती है ना। H+ को वापस से फिर वही, H+ का तो वैसे भी क्या काम चल ही रहा है ना, आपका मेसोफिल सेल्स वगैरह आसपास जो है, स्टोमेटा के आसपास मेसोफिल सेल्स भी तो है ना, H+ की मूवमेंट तो और भी जगह हो रही होगी ना बैलेंस करने के लिए। पोटेशियम मैलेट बन गया, पोटेशियम मैलेट बन गया। अब जो K+ जितना था सॉल्ट बना था, K+ निकलता चला गया, किधर गया, गार्ड सेल्स के अंदर चला गया। देखो K+ जो है पोटेशियम मैलेट का बनना, क्योंकि वो सॉल्ट बना है, पहली बात क्या होता है, सॉल्ट बनना, ठीक है, पोटेशियम मैलेट बनना, और फिर उसी K+ को मूव कराना किधर, सिर्फ K+ का मूवमेंट, मैलिक एसिड का मूवमेंट नहीं होगा, K+ का मूवमेंट हो रहा है किधर, अंदर गार्ड सेल्स के, जिससे क्या हो रहा है, बैलेंस ब्रेक हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ऑस्मोसिस में मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं वही बोल रहा हूं ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ऑस्मोसिस को समझाने के लिए 4 अलग-अलग तरीके होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से ही बताया जाता है, सॉल्यूट प्रेशर से ही बताया जाता है,
वहां पे आपको फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से बताया जाएगा, वाटर प्रेशर से बताया जाएगा। तो ऑस्मोसिस को ही बताने के अलग अलग तरीके, और इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो कभी कभी पढ़ाने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, पूछ क्या रहे हैं। बिकॉज वहां पे क्या होता है ना, आपकी थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए चार अलग अलग टर्म्स यूज की। कभी ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम पे बोल दिया, कभी सॉल्यूट प्रेशर के नाम पे बोल दिया, कभी प्रेशर पोटेंशियल के नाम पे बोल दिया, कभी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के नाम पे बोल दिया, कभी उसी को सक्शन प्रेशर बोल दिया। अरे भाई एक कोई प्रेशर बताओ तो हमें याद रहे। और उन्होंने क्या किया, हर तरीके से समझा दिया उसको। एक तरीका नहीं है ऑस्मोसिस को समझाने का, तरीके अलग अलग। ठीक है, जैसे पानी की मूवमेंट ऊपर से अगर नीचे हो रही है तो उसके ग्रेविटेशनल तरीका भी है, काइनेटिक तरीका भी है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही वो भी तो है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं है ना। ठीक है, तो वही बात है, तरीके अलग अलग हो जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्या, एसिडिफिकेशन। अब इसको हटा दें तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि नाइट टाइम में क्या हुआ, एसिडिफिकेशन हुआ और मैलिक एसिड स्टोर हो गया किसमें, मेसोफिल सेल्स में। ये रात की बात। अब दिन में क्या होगा, दिन में क्या होगा भाई, हाँ दिन में क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम। अब जो एसिड बना था उसी को तो ब्रेक करना है, यूटिलाइज करना है, तो क्या हो जाएगा, यस, डी एसिडिफिकेशन। क्या होता है, डी एसिडिफिकेशन। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड जो बनाया था कौन सा वाला, मैलिक एसिड, तो अब क्या होगा, जो मैलिक एसिड था वो किसमें ब्रेक हो गया, पायरुविक एसिड और CO2 बाहर दे दी, तो CO2 कहां चली गई, C3 साइकिल में चली गई, और ये पायरुविक एसिड को वापस से रीयूटिलाइज कर लिया गया। बस वही तो था, हाँ, पर ट्रांस एनाटॉमी नहीं है। और ये कब हो रहा है, ये दिन में हो रहा है और वो रात में हो रहा है। क्लैरिटी है ना। C4 साइकिल जो आपने पढ़ा, C4 प्लांट्स में क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है वो सब दिन में चल रही होती, पर यहाँ पे क्या है, जो C4 वाली साइकिल थी वो डार्क में हो रही थी, जिसके कारण एसिडिफिकेशन होकर मैलिक एसिड बन रहा था। अब रात में जितना मैलिक एसिड बना के CO2 को स्टोर करके रख लिया, दिन में उसी को यूज किया। क्यों, क्योंकि दिन में तो CO2 अब अंदर नहीं आएगी, क्योंकि स्टोमेटास कैसे है, क्लोज, राइट। ठीक है, क्या ये बात क्लियर भी समझ में आई, कैम्प पाथवे समझ में आया, क्रासुलेसियस एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा, घर पे सब लोग, स्नेहा, मोक्ष, अमरीश, हितेश्वर, नए नए बच्चे दिख रहे हैं मेरे को। किसी को डाउट है, विजेंद्र, उर्वी, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फिनोमेनन की, जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट फिनोमेनन जो हमें बात करनी है वो है फोटो रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में पेज नंबर 220।
ठीक है, राइट। अब देखिए 220 पेज निकालिए एनसीईआरटी में आप लोग घर पे, उसी में आप फोटो रेस्पिरेशन का थर्ड पैराग्राफ देखिए, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ देखिए क्या बोला जा रहा है, C3 प्लांट्स में अगर नॉर्मली सारी कंडीशंस प्रॉपर है, क्या मतलब सारी कंडीशंस प्रॉपर है, इसका मतलब क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, क्या मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी जब होगी तब नॉर्मली C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होगी। पर फोटो रेस्पिरेशन कब हो रहा है, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट या हायर, क्या बोला, हायर इंटेंसिटी या इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर, तो ये दो मेजर कंडीशन है, कौन सी, हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, क्योंकि मैंने शायद लास्ट क्लास में एक टर्म बोली थी कॉम्पनसेशन पॉइंट, अगर याद हो तो, और मैंने ये भी बोला था कि we will discuss this portion in the factors affecting photosynthesis, high intensity of light, high temperature, high CO2, ठीक है। अब देखो लाइट की इंटेंसिटी कैसे बनती है, अब लाइट की जो यूनिट होती है शायद फ्लक्स वगैरह होती है, ठीक है, कि फ्लक्स भी यूज होता है ना, लक्स यूज होता है, लाइट के लिए क्या यूज होता है, तो फिर क्या यूज होता है, लाइट की जो वेव, जैसे ये 40 या सॉरी 10 या 12 वॉट का 15-18 वॉट का वर्क्स होता है, नहीं वेवलेंथ नहीं, इसकी लक्स लाइट होती है, लाइट में लक्स या लक्स यूज होता है, ठीक है, वो देखिएगा आप लाइट में एक यूनिट यूज होती है लक्स। तो जब आप एक छोटे से रूम में क्या करोगे, अगर 18 वॉट का एलईडी बल्ब इनफ है, वहां पे आपने क्या करा 100 वॉट की एलईडी लगा दी, तो क्या हो जाएगा, उस छोटे से रूम में लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या करी, बढ़ गई, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। आपने रूम के अंदर हैलोजन लगा लिया तो क्या होता है, वही होता है। अगर आपने वेपर लैंप्स जो आते थे वो लगा दिए तो वो बेसिकली क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट करते हैं, येलो लाइट जो छोड़ते हैं। एलईडी तो रिलेटिवली कूल होती है, राइट। अब क्या हुआ, ये तीन कंडीशंस है, क्या, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर एंड हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें वेरिएशन क्या होता है, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन की बात होती है, ठीक है। देखिए वो थर्ड पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं अभी फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, बाद में फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। वो होगी मोक्ष, कुछ इल्यूमिनेशन होती है, उसकी यूनिट होती है लक्स बोलते हैं, एक बार देखना आप लोग, आपको पता चलेगा। फिजिक्स का टॉपिक है वो हमें डिस्कस नहीं करना है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल पाथवे में जब RUDP प्लस CO2 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, तो क्या बनता है 3PgAl, 3 कार्बन की शुगर बनती है, 2 मॉलिक्यूल बनती है, राइट। यही पढ़ा था हमने C3 साइकिल में। तो ये तो क्या हो गया आपका नॉर्मल C3 साइकिल चल रहा था, पर जैसे ही अगर आप किधर आ जाते हो, इस साइड आ जाते हो, तो अब RUDP जो है वो CO2 से इंटरेक्ट नहीं करता है, वो एक्चुअली किससे इंटरेक्ट करता है, O2 से इंटरेक्ट करके क्या करता है, 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है,
कितने 2 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोग्लिसरेट। तो फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? यस, इसको क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। देखिए और क्या लिखा हुआ है आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड पैराग्राफ। इन C3 plants some oxygen does bind to riboscope and hence CO2 fixation is decreased. Here the RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with O2 to form another 1 molecule of phosphoglycerate। मतलब ये phosphoglycerate actually convert हो रहा है, सॉरी phosphoglycerate convert हो रहा है किसमें? ये PGA जो है बाय मिस्टेक RUDP की रिएक्शन तो हो गई, PGA बन गया, पर ये स्टेबल नहीं रहता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 कार्बन कंपाउंड। ये कैसे है? 2 कार्बन कंपाउंड है, दोनों 2 कार्बन, नहीं दोनों 2 कार्बन। फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक मिनट देख लेता हूं, डाउट नहीं होना चाहिए। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, हाँ सही है, यस इट्स करेक्ट। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, तो इसमें बेसिकली ये जो 5 कार्बन इस तरीके से जो है CO2 के साथ बाइंड होते तो 3 मॉलिक्यूल के जो ये लेते हैं, देखिए इधर देखिए RUDP plus O2 और यहाँ पे दूसरी रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ RUDP plus CO2, तो ये कितने हुए? 6 कार्बन हुए। तो 6 कार्बन से क्या बनता है? 3PGAL बनता है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई थी। तो 6 कार्बन किस में डिवाइड हो गए? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गए। अब जब फोटो रेस्पिरेशन की बात होती है तो RUDP एक्चुअली O2 के साथ बाइंड करके 3 कार्बन का PGL बना देता है। कितना? 3 कार्बन का PGL बन गया और बचा जो 1-2 कार्बन थे उससे क्या बन जाता है? ग्लाइकोलेट बन जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं ना कि जो PGL था वो फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड। Instead of RUDP being converted to PGAL directly converted। एक्चुअली क्या होता है कि 3 कार्बन और 2 कार्बन, भाई 5 कार्बन में अब कार्बन भी बैलेंस करना रहेगा ना, यहाँ पे वही कर रहा हूं मैं, जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो 5 कार्बन का था अगर CO2 से रिएक्ट करता तो ये होता, ठीक है, पर RUDP O2 से रिएक्ट करके रुबिस्को की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? एक 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है। So this is 3 carbon compound and this is 2 carbon compound। कौन सा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, इसकी जो साइकिल है वो अगर आपने नोट्स ओपन करके रखे हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, PDF फाइल अगर आप ओपन कर सकते हो तो उसमें आपको पेज नंबर देखिए, नहीं और आगे जाओ बेटा, 35 उसके बाद 35 के बाद इमेज 36 पेज नंबर पे आइए। जो मैंने मॉड्यूल जो आपको प्रोवाइड करा है उसमें पेज नंबर 36 पे आइए, आपको वहां पे एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, उस इमेज में आप ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है। जो RUBP है वो ऑक्सीजनेज हो रहा है रुबिस्को की प्रेजेंस में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलेट और 3PGA। तो 3PGA तो क्या हो गया? 3 कार्बन का हो गया और नीचे आपको ग्लाइकोलेट मिला। ठीक है, तो वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। अब देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि सर आप पढ़ा ना क्या चाह रहे हो। देखो फोटो रेस्पिरेशन होता कब है?
जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा या लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाती है, तब सिचुएशन ऐसा होता है कि इनकी कैपेसिटी, किसकी, रूबिस्को की कैपेसिटी CO2 को कंज्यूम करने के बजाय जो टिश्यू डैमेज ना हो, ठीक है, क्योंकि वाटर तो सारा का सारा कहां यूज हो जाएगा, वाटर सारा कहां यूज हो जाएगा, CO2 की फिक्सेशन में लग जाता है वाटर की स्प्लिटिंग, मोस्ट ऑफ द वाटर की यूटिलाइजेशन भी है ना। देखो हाई टेम्परेचर हुआ तो हाई टेम्परेचर में प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा करेगा, तो वैसे टिश्यू को प्लांट पानी कम मिलता है, प्लस में टिश्यू डैमेज भी होगा हाई टेम्परेचर पे। एंजाइम्स भी क्या होते हैं, एंजाइम्स जो है वो तो प्रोटीन है ना, और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन कैसे हो जाते हैं, डीनेचर होना शुरू करते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी में फर्क आ जाता है। अब क्या होता है कि प्लांट्स को अगर खुद को बचाना है, इसको, प्लांट्स को अगर खुद को उस टिश्यू को सेव करना है, तो ये क्या करते हैं, ये CO2 को कंजम्पशन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर O2 को भी यूटिलाइज करके वाटर बनाते हैं। तो जो स्टोर्ड फूड था उसी को वापस कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर्ड फूड को पैरेलली कंज्यूम करते हैं, बन भी रहा है और खा भी। बात समझ में आई? तो फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है ओवरऑल, कि जितना अगर बनाया है, से सपोज के 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनाए हैं, तो ऑलमोस्ट 30 to 40% तो यूज हो जाता है। कब? फोटो रेस्पिरेशन में। तो इफेक्टिवली कितना बना, सिर्फ 60 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट में डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। क्यों? हैवी या फिर हार्श कंडीशन से प्लांट को बचाने के लिए। यस, ऑब्वियसली होगा। अगर फूड स्टोर नहीं हो पाया, देखो प्लांट तो खुद के लिए फूड बनाता है पहली बार, अगर प्लांट का फूड खुद के लिए स्टोर नहीं हुआ तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, वैसे देखा जाए तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। प्लांट की कोई ऐसे लिमिटेड ग्रोथ नहीं है अनटिल अनलेस वो एक एनुअल प्लांट हो। कि एनुअल प्लांट का मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रो हुआ, फ्लावरिंग हुई, सीड बना, फ्रूट बना और खत्म हो गया, ये एनुअल प्लांट हो जाते हैं। बायएनियल में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में वो फूड स्टोर करते रहते हैं, सेकंड ईयर में उसी स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट, मूली, गाजर, ये सब क्या होते हैं, अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जो सेकंड ईयर में यूज करने वाले होते हैं प्लांट। अब आपने फर्स्ट ईयर में जो प्लांट उगाया, आपने उसको निकाल लिया, तो प्लांट तो उसको यूज कर ही नहीं पाया बाद में अपने स्टोर्ड फूड, वो तो हमने यूज कर लिया। C2 साइकिल एक ऐसी साइकिल है, जैसे एवोल्यूशन की बात करी थी ना, कि C3 प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कि C2 वाली प्रॉब्लम आ रही थी, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था। पर वही चीज अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से C4 प्लांट्स या मोनोकॉट्स में देखें तो वहां होती ही नहीं है, ठीक है, वहां पे ये होता नहीं है। तो देखा जाए ना तो C4 आर हाईली evolved plants, they are highly evolved plants, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। अगर आप शीट देख रहे हो तो शीट में वो इमेज देखिए पेज नंबर 36 में, ठीक है, 36 पे बेटा पेज पे इमेज देखिए, आपको पहला बॉक्स दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद नीचे सेकंड बॉक्स में लिखा है पेरोक्सिसोम और थर्ड बॉक्स में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये साइकिल एक्चुअली 3 अलग-अलग ऑर्गेनल में पैरेलली चल रही है पूरी साइकिल। यस, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये पूरी साइकिल में आप सिर्फ इतना जान लें कि जो फूड स्टोर हुआ था, प्लांट खुद को सरवाइव करने के लिए उस टाइम पे O2 रिलीज ना करके O2 को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, जिससे कि वाटर रिलीज हो जाए, और वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा, प्लांट में जो हीट के कारण या हाई इंटेंसिटी के कारण जो डैमेज हो रहा है वो उससे बचा जा सके, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि जब भी आपको ये बोला भी जाता है कि अगर आप गर्मियों में
पेड़ों को पानी दे रहे हो तो या तो अर्ली मॉर्निंग दे दो या तो शाम में दो, दिन के टाइम पे मत देना। बिकॉज दिन के टाइम पे देने से क्या होगा कि दिन के टाइम में अगर पानी उनके पास गया, प्लांट के अंदर रहा, ट्रांसपिरेशन हुआ, तो प्लांट में पानी जो रहेगा, हीट आने के कारण वो भी तो बॉईल होगा ना अंदर के अंदर, वेपराइज भी होगा, बॉईल भी हो जाएगा अंदर, तो प्लांट को और ज्यादा डैमेज कर देगा। इसलिए दिन में, कब, गर्मियों में दिन में पानी इसलिए नहीं डालते। ठंड में एक और प्रॉब्लम क्या होती है, रात के टाइम में या शाम के टाइम में खेतों में पानी डाला जाता है, शाम के टाइम में, और शाम के टाइम में जैसे ही खेतों में पानी डाला जाता है तो जितनी हीट होती है खेतों में, उससे क्या होता है, वाटर वेपर्स बनती है, और वो जो ड्यू या फिर जो फॉग क्रिएट होता है वो इसी के कारण। आप जाइए, ये एरिया ऐसा ही है, आप यहाँ से पंजाब तरफ जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग आपको यहाँ से आपको 5 फीट के डिस्टेंस पे भी कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज क्योंकि वो पूरा एरिया एक फार्मिंग बेल्ट एरिया है, लैंड एरिया। रात में पानी डाला है, शाम के टाइम में खेतों में पानी डाला है, उसके कारण जितना फॉग क्रिएट हुआ है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, जब तक तेज सनलाइट नहीं आ जाती है, वो डिस्पर्स आउट नहीं कर देती, तब तक रहता है। और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन के साथ मिक्स होके स्मॉग बन जाता है, राइट। दिवाली के बाद, अभी जैसे दिवाली पे बोला गया था पटाखे नहीं फोड़ना है, ठीक है, फूटे नहीं, फूटे होंगे, रिलेटिवली पॉल्यूशन ज्यादा था। 18 को जब मैं दिल्ली आया दिवाली के बाद, मुझे वेदर पूरा क्लियर दिख रहा है, दिल्ली फॉर अ चेंज, यस दिल्ली में, यस इट वाज क्वाइट अ क्लियर वेदर, प्लस मतलब रोड पे पॉल्यूशन भी नहीं दिखा, मतलब हवा में पॉल्यूशन नहीं दिखा, गाड़ियां तो थी पर हवा में पॉल्यूशन नहीं दिखा, इट वाज क्वाइट क्लियर। अब वो गुड़गांव तरफ या फिर नोएडा तरफ ज्यादा पॉल्यूशन होगा उस साइड में, पर उस दिन मैं जिस दिन क्रॉस हो रहा था उस दिन नहीं दिखा मुझे पॉल्यूशन बिल्कुल, राइट। एनीवेज वो डिपेंड करता है एरिया वाइज, क्योंकि दिल्ली काफी बड़ी है, ठीक है, ठीक, राइट। तो दिस वाज C2 साइकिल, फॉस्फो रेस्पिरेशन की बात है। इसमें सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। एक तो आप थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, उसमें क्या है, RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and 5 phosphoglycolate। तो phosphoglycolate कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, इसी कारण से इसको C2 साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, इसमें ना ही सिंथेसिस ऑफ शुगर हो रहा है, ना ही एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, बजाय उसके CO2 रिलीज भी होती है और एटीपी यूटिलाइजेशन हो रही है। पहले तो क्या हुआ ना, एटीपी की फॉर्मेशन हुई और उसी एटीपी को यूज किया गया किसमें, ग्लूकोज या शुगर के फॉर्मेशन में। यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि CO2 यूज नहीं हो रही है, CO2 तो रिलीज हो रही है और एटीपी भी कंज्यूम हो रहा है। मैं जो बोल रहा था कि अगर 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बने हैं, उसमें से 30 से 40% ग्लूकोज यूटिलाइज हो गए, कब, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे। ये पॉइंट क्लैरिटी देना, rather it results in release of CO2 with the utilization of ATP. In photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet. पर अगर आप नॉर्मल तरीके से समझना चाहेंगे तो ये क्या हो रहा है, एक मेथड है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी के साइड इफेक्ट से उस पर्टिकुलर प्लांट को बचा लिया जाए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और भी रीजंस हो सकते जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर अगर आप गूगल करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस क्लैरिटी बताएंगे कि फोटो रेस्पिरेशन हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लियरली कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी CO2, अगर ज्यादा CO2 भी है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो भी क्या होता है, पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है, CO2 को कंज्यूम करता जाता है और वो रूबिस्को को सप्लाई करता जाता है। प्लस में आपको ये ध्यान होना चाहिए
कि C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल्स में भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और बंडल शीट सेल्स किसके पास में होते हैं, वास्कुलर बंडल के पास में होते हैं। और वास्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम होता है जो पानी के सोर्स के पास में है, तो उसमें वो हीट का इफेक्ट नहीं, ठीक है, जो हीट का इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं होता है, राइट। ये था C2 साइकिल, ठीक है। तो यहां तक बात हुई C2 साइकिल की। उसके बाद आ जाइए बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटो रेस्पिरेशन बेटा ध्यान से सिर्फ वो 4-5 लाइंस जो है वो ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, उससे ज्यादा उसमें डिटेल में मत जाना, पीएचडी करना नहीं है आप लोगों को। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि हम डिटेल में पढ़ लें इस कॉन्सेप्ट को तो हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्लैरिटी तो होगी पर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन एनटीए नीट की किताब एनसीईआरटी बुक के थ्रू जो पूछा जा रहा है शायद वो इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इससे आगे किताब में दी नहीं गई है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि यहीं तक रुक जाओ, उससे आगे मत जाओ, क्योंकि ये उतना लेवल का नहीं है ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में फैक्टर्स अफेक्ट कौन करेगा, जो उस प्रोसेस में काम आने वाली चीज है वही तो फैक्टर होगी ना हमारी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वही फैक्टर्स आपकी लाइफ की सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बोलते हो कि मेरी सक्सेस इसके कारण है तो वो आपकी सक्सेस के फैक्टर्स हैं, और मेरी सक्सेस नहीं हुई, फेलियर हुआ, तो वो जो फैक्टर्स जो आपकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं में चेंज आया जिसके कारण आपका फेलियर हुआ है, ठीक है। मेरे रिश्तेदार ने किसी ने ऐसा टॉन्ट मार दिया मुझे, तुमसे ना कुछ हो पाएगा, ठीक है, तो क्या वो रिश्तेदार आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दैट पर्सन विल गिव यू डीमोटिवेशन ऑलवेज, तुमसे ना हो पाए, या फिर ताने मारना, तुम तो बहुत कुछ करते थे, 10th तक टॉप करते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, अब क्या हुआ, राइट। सो दोज आर नॉन फैक्टर्स, वो हमारी लाइफ में या हमारे कैरियर ऑप्शंस में या कैरियर की ग्रोथ में या हमारी सक्सेस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। जो फैक्टर्स आपकी सक्सेस में इन्वॉल्व है, अगर उसमें कमी है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ही फेलियर होगा, ये आप ध्यान रखिए। एंड यू फाइनलाइज कि आपकी सक्सेस में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको मेंटेन करके रखिए, आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करें क्योंकि चैप्टर वही है। पहला लिखा है लाइट, क्या लिखा है, लाइट। तो लाइट में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में काफी अच्छे से लिखा हुआ है कि लाइट की इंटेंसिटी अगर कम है और कम से धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो एक ऑप्टिमम रेंज होती है लाइट की इंटेंसिटी की, जहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट बेस्ट होती है। क्या होती है, बेस्ट होती है। तो जब आप कर्व या ग्राफ देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई तो फोटोसिंथेसिस की रेट तो बढ़ी, पर अगर उससे ज्यादा अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज्यादा रेट बढ़ नहीं सकती। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा लाइट इंटेंसिटी के कारण सोलराइजेशन इफेक्ट हो। अब सोलराइजेशन इफेक्ट क्या है वो देखिए, आपको सोलराइजेशन इफेक्ट मिलेगा पेज नंबर 36 पे, जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है उसमें C2 साइकिल के नीचे जो मैंने आपको मॉड्यूल या मटेरियल जो प्रोवाइड किया है उसमें देखिए
Usually the rate of photosynthesis is 10 times more than respiration during daytime, but in evening, solarization देखना है क्या हुआ? The rate of photosynthesis is more in intense light than diffuse light. Rate of photosynthesis increases with increase in light intensity, but in the presence of high light intensity, photooxidation of chlorophyll occurs. The phenomenon is called as solarization. इसको अंडरलाइन करिए, ये एक डेफिनेशन हो गई. ये क्वेश्चन भी बनाई जा सकती है कि सोलराइजेशन होता क्या है. क्या होता है? फोटोऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण जो पिगमेंट जो लाइट को कैप्चर करता है वो ही ब्रेक हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, उस इफेक्ट को बोला जाता है सोलराइजेशन. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है. उसके आगे देखिए, नेक्स्ट दिया जा रहा है लाइट का कॉम्पनसेशन पॉइंट. क्या दिया जा रहा है? लाइट का कॉम्पनसेशन पॉइंट. अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या चीज. यूजुअली द रेट of photosynthesis is 10 times more than respiration during daytime, but in evening at one point the rate of photosynthesis and respiration is equal. क्या मतलब हुआ कि photosynthesis का होना और respiration होना वो दोनों कैसा हो गया? रेट इक्वल हो गया. और कैसे डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है. आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ये जनरली जो है इवनिंग टाइम पे तो 4 या 5 बजे की जो लाइट होती है, आप देखेंगे जो मॉर्निंग सनलाइट होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे चढ़ के कहां तक आती है? 12 बजे हेड पे आती है. उसके बाद जब कम होती जाती है, जब टाइम बढ़ता जाता है 12 से 5 की तरफ आता है, तब क्या होता है? जो सन की इंटेंसिटी होती है वो रिलेटिवली चेंज हो जाती है. ये इंटेंसिटी आपको मॉर्निंग सेम टाइम मॉर्निंग के टाइम ड्यूरेशन में नहीं, ठीक है. तो जो 4 या 5 बजे की जो लाइट इंटेंसिटी होती है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है जब फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो रेस्पिरेशन की रेट से कैसे हो जाती है? इक्वल हो जाती है. तब उस लाइट इंटेंसिटी के पॉइंट को बोला जाता है लाइट का कॉम्पनसेशन. ठीक है, आगे बढ़िए. उसके बाद क्या है? लाइट की क्वालिटी. ब्लू लाइट में हमें पता है कम होगा, रेड लाइट में ज्यादा है वो हमें पता होगा. ये सब बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली दी हुई. ठीक है. सेकंड फैक्टर CO2. भाई हवा में CO2 भी तो चाहिए, तभी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा. अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला कौन है? ओशंस. ठीक है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस CO2 को लॉक करने वाले कौन है? ओशंस हैं. ऑलमोस्ट 80% फोटोसिंथेसिस जो है वो ओशंस में होता है. आईवी परफॉर्म करते हैं, राइट. प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो करते हैं. देखिए CO2 में क्या है? तो CO2 जो नॉर्मल है वो कितनी है? 0.36% है हवा में. ऑलमोस्ट हो जाती है 360 ppm. कितनी है? 360 ppm है. उससे थोड़ी ज्यादा. अब देखो, आपने कुछ किताबों में पढ़ा होगा 0.3% CO2. क्या पढ़ा होगा? 0.3% CO2. अगर 0.3% से 0.4% CO2 हो जाती है तो क्या होगा? 0.3% CO2 से 0.4% CO2 हो जाती है तो क्या होगा? एनीवन? घर पे बैठे बच्चे बेटा कोई बोलना चाहेगा? 0.3% से 0.4% मतलब 0.1% का इंक्रीज. पर 0.3 के कंपैरिजन में 0.1 का इंक्रीज मतलब कितना हो गया? 33% राइज. मैथ बता रहा हूं बेटा. 0.3% 0.3 से 0.4 हुआ.
डिफरेंस कितना है? 0.1 का है। तो 0.1 0.3 का कितना परसेंट है? 33%। मतलब अगर एवरेज आप 0.3% CO2 की बात करें और उसी में 33% राइस CO2 की बताएं तो क्या हो सकता है? हार्मफुल इफेक्ट्स। आई बात समझ में? आप सोच रहे होंगे सर 0.1% तो इंक्रीज है, पर CO2 में देखोगे तो 33% का राइज है, and that makes a huge problem. ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ जाना, वेदर में चेंजेस आना, कहीं ड्रॉट आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, राइट? ये सब जो चीजें हैं ये इसके कारण। ठीक है मोक्ष, इतने से भी बहुत कुछ हो गया बेटा, हिसाब लगाना आना चाहिए। ठीक है चल, अब इसी में CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट का एक पॉइंट फिर से लिखा हुआ है आगे। क्या? जब CO2 की पर्टिकुलर रेंज होती है, देखो एक बात तो क्लैरिटी दे दी कि C3 प्लांट्स में CO2 का इफेक्ट आ सकता है। अगर हाई CO2 होगी तो उससे क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो इफेक्ट है वो कैसी हो सकती है? रिवर्सिबल नहीं, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ है, देखिए CO2 compensation point, it is a point at which amount of CO2 consumption in photosynthesis is equal to the amount of CO2 liberation in respiration. इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं CO2 compensation point। तो रिलेशन क्या बताया है कि 225 to 100 parts per million for C3 plants and 0 to 10 ppm for C4 plants। तो बेसिकली C4 प्लांट का 0 to 10 ppm तो आता ही है, हवा में 0.3% है ना, 360 ppm तो हवा में ही है, इतना कम तो CO2 का होगा ही नहीं। आई बात समझ में? इतना कम CO2 तो कहीं पे होगा नहीं, और नहीं होगा तो वहां पे होने के चांसेस रिलेटिवली बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए वो टेबल के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी लिखा हुआ था फोटो रेस्पिरेशन, या फिर वो CO2 वाला एक पॉइंट था, वहां पे मैंने बोला था कि अभी इसको छोड़ दो। Yes, whether photo respiration will happen in high CO2 concentration, low CO2 concentration, वहां पे मैंने इसलिए आपको पॉइंट बोल दिया था अभी छोड़ दो, we will discuss later, क्योंकि अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 35 डिग्रीज है वो बताया था, और उसमें अगर थोड़ा सा और आगे जाते हो तो उसमें आपको एक्सेप्शन भी दिखेंगे, कुछ तो 0 डिग्रीज में भी काम करते हैं और कुछ हेवी टेम्परेचर्स में भी काम कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेटोरिया ब्रेविस 70 डिग्रीज पे भी क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये क्या हो गए? एक्सेप्शन। O2 जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है, मोस्ट ऑफ द क्या होती है? O2 तो रिलीज हो जाता है। ठीक है, पर वहां पे एक और बात लिखी हुई है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसको वॉरबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या किया जाता है? वॉरबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट तो आपको पता है 1% होता है। पानी अगर 100 ml प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है तो 100 ml का सिर्फ 1 ml प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, 99 ml में क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन से उड़ जाता है। ठीक है, बाकी इंटरनल फैक्टर्स कुछ और दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में पैरेलली आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ब्लैकमैन का दिया हुआ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो ध्यान रखना। ब्लैकमैन का दिया हुआ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, देखो वो पॉइंट अभी मैं लास्ट में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस पे हाई नोट पे अपन क्लास खत्म करते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्लोरोप्लास्ट बेसिकली पिगमेंट की बात करेंगे। रॉ मटेरियल में आपके पास लाइट आ जाएगा, आपके पास CO2 आ जाएगा, आपके पास वाटर आ जाएगा, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये बेसिक रॉ मटेरियल्स हो गए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने। अब देखो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि इन सब की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट इतना चाहिए तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, या इंडिविजुअल बात, लाइट अगर इतनी होगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 अगर इतनी होगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर अगर इतना होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर टेम्परेचर इतना होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा। इन पांच में से किसी एक का भी अमाउंट, कैसे, अगर वाटर कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बाकी चार अवेलेबल है, ऑप्टिमम अमाउंट में अवेलेबल है जितनी रिक्वायरमेंट है, पर एक फैक्टर अगर कम पड़ जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। देखो मैक्सिमम लेवल रीच करना इज डिफरेंट, मैक्सिमम लेवल कभी किसी चीज का रीच नहीं होता है, आप हमेशा ऑप्टिमम पे काम कर सकते हो, दैट इज बेस्ट। ऑप्टिमम का मतलब क्या, जितने रिसोर्सेस है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से, अब मेरे को ये बताओ, आपके पास गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल है, आप 5 मिनट में जला दो या उसको 5 घंटे चलाओ, 10 लीटर पेट्रोल आप 5 मिनट में खत्म कर दो या 5 घंटे चलाओ, तो 5 मिनट में आप सोचोगे क्या, मैं तो प्लेन में लगा देता हूँ फ्यूल, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट क्या सेकंड में उड़ जाएगा 10 लीटर का। बात समझ में आई? तो आप ये मत सोचो कभी भी कि मैक्सिमम कभी किसी चीज का रीच नहीं होगा, नेवर। मैं एंजाइम में आपको पढ़ाऊंगा, एंजाइम कभी भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच ही नहीं पाता, तो बोलते हैं ना वो Bmax वाला फंडा, आपको पता है, बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक, छोड़। तो लिमिटिंग फैक्टर समझ में आया, ये पांच में से किसी एक में भी कमी आती है तो वो रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और ये सारे कैसे हैं, लिमिटिंग फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जो लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रपोज किया है, ब्लैकमैन ने, साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मान लो अगर वाटर कम है तो हमने इसको मतलब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बाकी सब में से भी थोड़ा थोड़ा काट के नहीं होता। देखो सही क्वेश्चन है, क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए सबकी एक बेसलाइन कंसंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए, रेशियो तो सेम रहता है ना। नहीं, बेसलाइन रेशियो की बात नहीं, बेसलाइन अमाउंट, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, मैंने यही बोला ना, इंडिविजुअल के सबके एक ऑप्टिमम अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए, तभी रिएक्शन स्टार्ट हो सकता। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हुई तो रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए तो लिमिटिंग फैक्टर बोला। अब आपसे एक बेसिक सा है, मैं डिस्कस करता हूं इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ा देता हूं। अगर आप ये दो उंगलियों को, एक थंब है और एक फर्स्ट फिंगर है, आप इसको टच करने की कोशिश करो, तो टच सिग्नल कब पता चलेगा, टच सिग्नल कब पता चलेगा, जब एक ऑप्टिमम सेंसरी सिग्नल जनरेट होगा, तभी आपको फील होगा कि कुछ टच हुआ, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप कितना ही पास ले आओ, आप हेयरलाइन डिस्टेंस पे ले आओ, आपको टच नहीं पता चलेगा, पर जैसे ही टच होगा मतलब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड पे आ चुका है। अगर थ्रेशोल्ड तक नहीं आता सिग्नल तो आगे सिग्नल नहीं जाता है, और थ्रेशोल्ड टच कर गया इनिशिएट हो जाता है, इनिशिएट होगा, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं चलेगा, बट थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मसल की भी जो ट्विचिंग होती है, तो स्केलेटल मसल तो वॉलंटरी होती है, जब सिग्नल आएगा तभी मूवमेंट होगा, पर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें बेसिक टोन ऑफ ट्विच मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है, हल्का हल्का मूवमेंट, बहुत हल्का रैंडम मूवमेंट चलती रहती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की इंटरनल मसल्स जो
ऑर्गन से जुड़ी हुई है, बोन से ऑर्गन से जुड़ी हुई है, दिस इज स्टमक वाली, इंटेस्टाइन वाली, ईसोफेगस वाली, ये सब कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में आती है। और फिर आपकी ब्लड वेसल्स की मसल्स जो है वो स्मूथ है। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिक ट्विच होता है। अब बोलते हैं ना सिंपैथेटिक से कुछ बढ़ गया, पैरासिम्पैथेटिक से कम हो गया, पैरासिम्पैथेटिक से बढ़ गया तो सिंपैथेटिक से कम हो गया। ये क्यों होता है? बढ़ाना और घटाना कहां से होता है? जीरो से नहीं होता, जीरो से ऊपर के एक पॉइंट से, और वापस उसको वही लाना। क्योंकि किसी चीज को अगर रखा हुआ है तो स्टेशनरी क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कैसी है पोटेंशियल एनर्जी, अभी तो कैसी है स्टेशनरी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बोलते हैं ना वेट के हिसाब से। बात हुई स्मूथ मसल में क्या था, कभी ट्विच बंद नहीं होता। हम क्या कर रहे थे, हम सोए हुए हैं, पर स्टमक और इंटेस्टाइन तो पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं, लंग्स पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं, उनकी मसल्स में काम चल रहा है, पूरी ब्लड वेसल्स में मूवमेंट हो रहा है ब्लड का, उसमें काम चल रहा है, लिम्फेटिक टिश्यू में काम चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ये सारे ऑर्गन्स तो फंक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है, राइट। तो लिमिटिंग फैक्टर की बात यहाँ पे थी ब्लैक मेटल की। ठीक, चलिए ये चैप्टर यही समाप्त होता है। ठीक है, इसके कोई भी डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में या मॉर्निंग में आप आके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप आ जाइए 10:30 के आसपास, या राहुल सर को एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। कल मेरी क्लास है 10:15 से क्लास है 11:45 तक, चलेगा। आप 12 o'clock आ जाइए। किसकी? स्कूल की? संडे आ जाओ। ठीक है, एक बार सर से मेरा टाइम ले लो, टाइम शेड्यूल मेरा देख सकते हो आप, टाइम टेबल में दिया हुआ है, बात कर लो, पूछ लो, राइट। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं हम लोग।